ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। फिज़िक्स का हम कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। 2 लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे। ये हमारा 3rd लेक्चर है। तो हम इसके अंदर आज पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशंस। हमने प्रीवियस लेक्चर में रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ा था। तो अब हम जानेंगे कि रेजिस्टेंसेस जो होते हैं वो किस तरीके से कंबाइन किए जाते हैं और सर्किट के अंदर यूज़ किए जाते हैं। कि अपार्ट फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंसेस करंट इन अ सर्किट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। साफ लिख रहा है ये कि भाई रेजिस्टेंस जो है वो अगर बदलेगा तो उस करंट से करंट में चेंजेस आएंगे, क्योंकि करंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस के अलावा एक दूसरा जो फैक्टर है वो है रेजिस्टेंस, जिस पे वो डिपेंड करता है। और मैं आपको बता भी चुका हूँ। आप कुछ रेजिस्टर्स जो हैं वो देख सकते हो इस डायग्राम में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब अपन क्या देखते हैं। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि सो इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, होप सो आपको दिख रहा होगा अच्छे से, of radio, television and other similar things, it is usually necessary to combine 2 or more resistances to get the required current in the circuit. We can combine the resistances lengthwise called series, or we can put the resistances parallel to one another. दो तरीके कॉम्बिनेशन बताए हैं। एक तो सीरीज़ कि भाई एक रेजिस्टेंस लगाया फिर उसके दूसरे छोर में लगाया फिर एक रेजिस्टेंस, फिर ऐसे करके, तो ऐसे ऐसे लगा के हम क्या करते हैं, लेंथ वाइज भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं रेजिस्टेंसेस को बहुत सारों को, और पैरेलल में भी कर सकते हैं। एक यहाँ पे रखा तो दूसरा इसके पैरेलल में ऐसे लगा दिया और तीसरा भले यहाँ लगा दिया, ऐसे करके बहुत सारे ऐसे लगाते जाओ। ठीक है, पैरेलल ऐसे, तो ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये रहे वो दो कनेक्शन जो आपके सामने रखे हुए हैं डायग्राम के रूप में। ये सीरीज़ कनेक्शन कहलाता है और ये पैरेलल कनेक्शन कहलाता है। तो इसको मैं अब आगे आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसको किस तरीके से, ये जब कनेक्शन ऐसे किया जाता है तो फिर रिजल्ट क्या निकलता है, क्या चेंजेस होते हैं वगैरह, सर्किट में क्या बदलाव आता है। ठीक है, तो जैसे कि लिखा है कि व्हेन 2 और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड कॉन्जिक्यूटिवली दे आर सेड टू बी इन कनेक्टेड इन सीरीज़। जिस तरीके से ये ऐसे कनेक्शन में है, प्रैक्टिकली देखो, रेजिस्टेंस 1 का ये फर्स्ट टर्मिनल है, ये सेकंड टर्मिनल है, और रेजिस्टेंस 2 का ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो जब पहले रेजिस्टेंस के पहले रेजिस्टर का जो सेकंड टर्मिनल होता है वो दूसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से कनेक्ट होता है, ठीक है, तो उसे सीरीज़ कहते हैं। लेकिन इसी की जगह अगर पहले रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल और दूसरे का भी पहला है ना, पहला टर्मिनल, इसी तरीके से पहले का दूसरा और दूसरे का भी दूसरा, जब सेम नंबर वाले टर्मिनल्स एक दूसरे को कंबाइन करते हैं तो पैरेलल कहलाता है, और जब है ना कह रहे अपोजिट नंबर वाले कंबाइन करते हैं तो सीरीज़ कहलाता है। ये यहाँ पे इन्होंने समझा रखा है। और फिर लिखा है कि व्हेन 2 और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो अब हम डिटेल में अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट इसके दोनों कंडीशंस को, कि पैरेलल और सीरीज़ इन दोनों कनेक्शन में क्या चेंजेस होते हैं और क्या अंतर आता है। ठीक है, बाकी चीज़ों में तो सबसे पहले आता है रेजिस्टेंसेस और रेजिस्टर्स इन सीरीज़। द कंबाइंड रेजिस्टेंस of a number of resistances or resistors connected in series is calculated by using the law of combination of resistances in series. According to the law of, देखो अब आपको मैं बताता हूँ, according to the law of, क्या बोल सकते हैं हम, कंजर्वेशन, according to the law of conservation of energy। आप कई बार देखते हो कि हमारी जो टोटल है ना, कह रहे हम जानते हैं कि कुछ एनर्जी बोलो या कुछ भी कह सकते हो आप, कि जो चीज़ क्या है कंजर्व रहती है ऑल ओवर सर्किट में। एक लॉ बोलता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस जो सीरीज़ में बता रहा है, तो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि जब भी आप किसी सर्किट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट है ना डिवाइसेस लगाते हो, है ना, एपरेटस लगाते हो, डिवाइसेस लगाते हो, तो हर एक के ऊपर जो पावर होती है, हर एक के ऊपर जो एनर्जी होती है, उन वो कंप्लीट सर्किट में क्या रहती है, कंजर्व रहती है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, वो ओवरऑल पूरे सर्किट में थ्रू आउट दी है ना कॉम्बिनेशन, और पूरे सर्किट में और सब जगह क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है। ठीक है,
तो यही ऐसे इसी टाइप के आपने उसमें भी पढ़े होंगे, मास के कंजर्वेशन में पढ़े होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी तरीके से आता है इसके अंदर कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। इसके अंदर क्या होता है, अब मैं आपको ये कैलकुलेट करके बताता हूँ अच्छे से। सबसे पहले मैं आपके सामने एक सर्किट रखता हूँ। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सीरीज़ कनेक्शन। ठीक है, सर्किट कैसा होगा, तो ऑब्वियस सीरीज़ कनेक्शन है, तो 1 2 3 ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन हम इतना ही बनाते हैं अभी तो। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एमीटर। ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं स्विच जो कनेक्टेड है अभी, और यहाँ डाल देते हैं बैटरी। ओके, ये हमारा R1 रेजिस्टर, ये R2 रेजिस्टर, ये R3 रेजिस्टर, हर एक के ऊपर एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। ठीक है, ये हमें क्या देगा, ये हमें V1 देगा, ये V2 देगा, और ये V3 देगा। ठीक है, ये हमारी की, ये एमीटर, ये हमारी बैटरी है, इसका वोल्टेज है V। ठीक है, इसका वोल्टेज हमने लेट कर लिया V। ओके, अब क्या करना है हमें, तो जैसे कि हम इसमें बोलते हैं, मैंने अभी आपको क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन क्या बोलता है कि भाई टोटल सप्लाई, ठीक है, टोटल जो सप्लाई जा रही है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने टोटल प्रोवाइड किया, तो वो भी क्या होगा, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ये होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ, इसका ये है ना कह रहे मतलब तरीका है, क्योंकि पावर हर के है ना कह रहे ओवरऑल पूरे इस सर्किट की, और ये किसका सोर्स से निकल रहा है, इससे। तो नोट करो, इसके लिए ये क्या है, ये इसको क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है, ये इसका आउटपुट है। ठीक है, तो ये इसके अंदर ये जितनी पावर कंज्यूम करता है, वो इन मतलब पावर दे रहा है, वो ये पावर कंज्यूम कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली इनका और इनका दोनों का है ना पावर क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, समझ रहे हो, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसलिए हम तो इनडायरेक्टली यहाँ पे वोल्टेज भी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो इसलिए इसका वोल्टेज अगर V है और इन तीनों पे इस ये ना वोल्टेज ड्रॉप V1 V2 V3 हो रहा है, तो समझ जाओ कि इन तीनों का सम इसके बराबर होगा। तो इसलिए मैं बोलूँगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ऊपर लिखोगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम सबसे पहले तो सारे V के फॉर्मूले बनाते हैं। तो जैसे कि हम नॉर्मली जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से V1 क्या होगा, तो अब सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ, हमेशा एक ये क्या एक लाइन है ना, कोई दूसरी ब्रांच इसमें निकल रही है नहीं, वोल्ट मीटर को भूल जाना, ये ब्रांचेज नहीं कहलाती इनके लिए, क्योंकि ये वोल्ट मीटर है, ये डिवाइस है जो कि कहना कह रहे किसी चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, तो इनके अंदर करंट नहीं जाती है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में कि वोल्ट मीटर का रहना कह रहे रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, इसलिए, और क्यों हाई होता है इसका रीज़न है ताकि सारी करंट जो है ना कह रहे मेन लोड में से ही पास हो और उसमें ना जाए, और पूरी अगर इसमें से पास होगी तभी तो हम इसके ऊपर है ना ड्रॉप जो होगा वोल्टेज का, पोटेंशियल डिफरेंस का, वो पता कर पाएंगे, इसलिए। ठीक है, तो इसलिए V इक्वल टू IR, ये तो हो गया इस मेन सोर्स का पावर, मतलब इन मेन सोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, फिर आता है V1 इक्वल टू IR1। अब ये R1, तो ये क्या हुआ, तो भाई मान के चलो अगर मैं कहता हूँ कि I करंट जो है वो इस पूरे सर्किट में फ्लो हो रही है, ठीक है, ये जा रही है I करंट ही वापस आ रही है। ठीक है, तो ऑब्वियस है ये सीरीज़ है, लाइन में लगे हुए हैं तीनों के तीनों। ठीक है, तो वो जो आई करंट होगी, एक आप प्रैक्टिकल सोचो, अगर आप 3 पाइप को एक के साथ एक ऐसे लाइन वाइज मुंह में लगा दें तो क्या होगा, एक दूसरे के मुंह में लगाते हैं तो क्या होगा, तो वो जो है पानी सेम ही पानी तीनों में फ्लो करेगा, तो सेम यहाँ पे होता है, ये तीनों में करंट सेम फ्लो करती है, तो इसलिए IR1।
और उसी तरीके से दूसरा भी V2 इक्वल टू आई R2 और V3 इक्वल टू आई R3 हुआ। अब मैं लिखता हूँ, जैसे कि मैंने ये ऊपर है ना फॉर्मूला बनाया था, तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि बाय पुटिंग V1 V2 एंड V3 इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा, तो V की जगह आई आर, इधर आई R1, इधर आई R2 और इधर आई R3। ठीक है, अब जैसे कि आपको दिख रहा है आई कॉमन आ रहा है, तो उधर आई कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बना R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब आई से आई कैंसिल हो गया, तो क्या फॉर्मूला बन के आया, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर और भी होंगे तो इसी तरीके से जुड़ते जाएंगे। तो ये आपका सीरीज़ कनेक्शन का रिजल्टेंट, ये कहलाता है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो सर्किट, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। ठीक है, बहुत सारे इसके नाम बना सकते हो आप, एक तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, इसका है ना रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, या फिर टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वो ऐसे निकलता है। तो पता चला सीरीज़ के अंदर हमेशा याद रखना करंट सेम रहती है क्योंकि लाइन में ही है, इसलिए मैं बार बार है ना वो पानी वाला यूज़ करता हूँ, पाइप और पानी वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि उससे हमें अच्छे से याद रह सकता है कि भाई एक है ना सिंगल, अगर मैं 3 पाइप भी लेता हूँ छोटे छोटे, उनको कंबाइन करता हूँ इस तरीके से सीरीज़ में, तो वो सेम ही पानी तीनों में से पास होगा, है ना। ऐसे नहीं होगा कि इसमें अलग पानी जाएगा इसमें अलग जाएगा, नहीं, तीनों में एक ही पानी जाएगा क्योंकि एक ही तो पाथ है वहाँ पे। तो इसलिए करंट भी उसी तरीके से तीनों में सेम ही जाता है, तो इसके लिए भी आई ही रहेगा। वरना आप सोचो अगर ये अलग होते तो मैं यहाँ पे I1 लिखता, I2 लिखता, I3 लिखता, जबकि तीनों करंट सेम है। वैसे स्टार्टिंग तुम्हें ऐसे ही करनी है, I1 I2 I3 डालना है, लेकिन बाद में तुम्हें खुद बता देना है कि सिंस I इज़ इक्वल टू I1 इज़ इक्वल टू I2 इज़ इक्वल टू I3, ऐसे तुम्हें बता देना है, और फिर फॉर्मूले को कन्वर्ट करके ऐसे लिख देना है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में डेरिवेशन आता है तो ये अपनाना है तुम्हें तरीका, कि पहले तो I1 I2 I3 ही लिखना है तुम्हें, लेकिन बाद में क्या बता देना है कि सिंस के यहाँ पे तीनों करंट सेम ही है, इसके अंदर I1 है, इसके अंदर I2, इसके अंदर I3 और है, लेकिन वो I करंट ही तो तीनों में जा रही है, तो इनडायरेक्टली ये I1 I2 I3 तीनों ही क्या है, सेम ही है, तो इसलिए उसको कॉमन नाम दे दिया I, तो ये तीनों की जगह हमने I लिख दिया। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, ये सीरीज़ का था। अब अपन आते हैं पैरेलल के लिए। ठीक है, तो वापस मैं पॉइंट बता चुका हूँ, क्या बोला मैंने कि सीरीज़ के अंदर करंट सेम रहती है सारे रेजिस्टेंस में, लेकिन वोल्टेज डिफरेंट होता है तीनों में। और याद रखना इन जितने भी है ना यहाँ पे जितने भी सर है ना कह रहे वो एपरेटस होंगे, जितने भी उसके यहाँ पे है ना कह रहे सो लोड होंगे, जितने भी रेजिस्टेंसेज होंगे, उन सब में जितना भी है ना वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इनके ऊपर, वोल्टेज गिरेगा, वोल्टेज ड्रॉप इन पे आएगा, वो सारा वोल्टेज ड्रॉप अगर जोड़ा जाए तो वो मेन वोल्टेज के बराबर होता है, मेन पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, ये कंजर्वेशन लॉ कहता है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम पैरेलल को करेंगे। अब पैरेलल में क्या करना है, तो यहाँ पे ऐसे करते हैं, 3 रेजिस्टेंस को ऐसे जोड़ देते हैं, यहाँ पे एमीटर लगाया, ठीक है, और फिर यहाँ पे भी एमीटर लगा देते हैं, इधर भी लगा देते हैं और इधर भी लगा देते हैं। ठीक है, और इधर तो है ही। फिर उसके बाद यहाँ पे R1, यहाँ R2, यहाँ R3। तो ऑब्वियसली ये V वोल्टेज हो गया, या मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा था, अब लिख देते हैं। यहाँ से करंट जाएगी, इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो यहाँ पे होगा I1, यहाँ I2, यहाँ I3, और करंट यहाँ से आई जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाऊँ तो ये हमें V वोल्टेज देगा, जो कि ये रहा। तो यहाँ पे इस डायग्राम को देख के तुम्हें 2 पॉइंट तो अपने आप ही पता चल गए होंगे, क्या कि करंट जो है पैरेलल के अंदर सेम नहीं रहती है। क्योंकि अब आप खुद सोचो, एक पाइप है जो मेन से है ना नल से लगा हुआ था, उसके आगे हमने 2 है ना मुंह वाला एक हमने वो लगा दिया पॉइंट, और फिर उससे हमने 2 पाइप कनेक्ट कर दिए। तो ऑब्वियस है वो जो पानी उसमें चल रहा था उतना का उतना पानी तो दोनों में चलेगा नहीं,
दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया अब तो पानी, इसलिए दोनों में आधा आधा चलेगा अगर सेम है ना साइज़ के हैं तो, या फिर कुछ और चेंजेस होंगे साइज़ में तो उस हिसाब से है ना एक में कम एक में ज़्यादा चलेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे है ना कह रहे करंट जो कि फ्लो करता है सर्किट में उसको पाथ मिल गए हैं 3, तो वो क्या करेगा यहाँ पे तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है यहाँ पे। तो इस हिसाब से इसलिए मैंने क्या किया, तीनों में अलग एमीटर लगाए, तो तीनों ही अलग अलग करंट मेजर करेंगे I1 I2 I3। अब तुम चाहो तो ये तीसरे वाले में अगर एमीटर नहीं लगाते तो भी चलता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी वही लॉ लगता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कि I = I1 + I2 + I3 होता है। ठीक है, लेकिन अगर लगाते हो तो भी आपको क्लियर कर देगा ये। सो I = I1 + I2 + I3 + I, है ना, ये तीनों अपन ने जोड़ दिया। ठीक है, क्या किया हमने, I = I1 + I2 + I3, तो वही चीज़ हो गई एक पॉइंट के, है ना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन। आप खुद प्रैक्टिकली सोचो, एक पॉइंट पे अगर बात करें हम तो एक है ना कह रहे जो भी चीज़ हम इस पॉइंट पे आती है वो जितनी भी जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है इनडायरेक्टली उस पॉइंट के ऊपर अगर हम नोट करें, इस पॉइंट के ऊपर अगर हम नोट करें तो हमें क्या पता चलता है कि इन तीनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि यही आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट हुई है ना। तो इसलिए आई अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन I = I1 + I2 + I3। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हम क्या करेंगे, तो वैसे नॉर्मली देखें तो कहना कह रहे अगर ये सीरीज़ में होते तीनों तब तो हम कहते कि तीनों के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप क्या है, V1 V2 V3। लेकिन नोट करो चूंकि ये क्या है तीनों पैरेलल में, तो पैरेलल में आप प्रैक्टिकली सोचो जब वोल्टेज है ना कह रहे इसका ये अपना जो क्या बोलते हैं इसको, बैटरी जो है, बैटरी का स्टार्टिंग टर्मिनल जो है पॉजिटिव टर्मिनल अगर तीनों के ही स्टार्टिंग में लगा हुआ है और उसका जो नेगेटिव टर्मिनल वो तीनों के ही है ना सेकंड टर्मिनल पे लगा हुआ है, तो ये इनडायरेक्टली ये सोर्स जो है ये तीनों ही रेजिस्टेंस के ऊपर लगा हुआ है ना, डिस्ट्रीब्यूट तो हुआ ही नहीं है, ये तो उल्टा तीनों के पैरेलल में लगा हुआ है। प्रैक्टिकली सोचो तो इसलिए ये तीनों में ही सेम वोल्टेज देगा। पैरेलल में हमेशा वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है लेकिन करंट डिफरेंट होती है, और सीरीज़ के अंदर करंट सेम होती है लेकिन वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंट होता है। ये तो आपने एक डिफरेंस इसमें समझ लिया होगा। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब वापस से वही चीज़ ओम्स लॉ के हिसाब से क्या करेंगे, तो V = IR, टोटल रेजिस्टेंस जो है पूरे सर्किट का वो मैं R मान रहा हूँ, वहाँ पे भी मैंने R ही माना था पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ मैंने माना, तो इस हिसाब से V1 अगर मैं मानता कि इसका पहले के ऊपर वोल्टेज आ रहा है ड्रॉप हो रहा है, पहले के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V1, तो इस हिसाब से फॉर्मूला क्या बनता, V1 = I1 R1। उसी तरीके से दूसरा क्या बनता, V2 = I2 R2 और V3 = I3 R3। लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमें करंट्स की वैल्यू चाहिए, तीनों में इनमें करंट्स की वैल्यू चाहिए इस फॉर्मूले के अंदर पुट करने के लिए, तो इसलिए यहाँ से हम बनाएंगे I = V/R। इसी तरीके से इधर बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, I1 = V1/R1, I2 = V2/R2 और I3 = V3/R3। बना दिया, I1 = V1/R1, I2 = V2/R2 और I3 = V3/R3। ठीक है, कर दिया। तो अब ज़रा इसमें फॉर्मूले में डाल दो, इस फॉर्मूले में, तो यहाँ लिख देते हैं बाय पुटिंग दी वैल्यू ऑफ V, है ना कह रहे I1 I2 I3। ठीक है, इन चारों की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, तो क्या बनेगा, V/R = V1/R1 + V2/R2 + V3/R3। और फिर यहाँ पे हम, वहाँ पे मैंने पहले लिखा था, आपकी मर्जी, आप अब चाहो तो अब भी चेंज कर सकते हो या यहाँ पे भी चेंज कर सकते थे। क्या चीज़ कि V = V1 = V2 = V3। वहाँ पे मैंने आपको करंट के बारे में बताया था कि करंट है ना सेम है, उसी तरीके से यहाँ पैरेलल में क्या है, वोल्टेज सेम है। ठीक है, तो इस हिसाब से चेंज होके क्या बन जाएगा, V/R = V/R1 V/R2, सॉरी प्लस है ये, V/R3। तो नोट करो तीनों V कॉमन आ जाएंगे, तो 1/R1 1/R2 और 1/R3 आया। तो देखो V से ये V कैंसिल, तो फाइनल रिजल्ट क्या निकल गया आया, 1/R
जो कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है इक्वल टू R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये आया। अब अगर और रेजिस्टेंस जुड़े होते तो प्लस में और जुड़ते जाते ऐसे 1 करके, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आता है जो कि हमारा किस में है, पैरेलल में, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। अब इसमें एक चीज़ है, यहाँ तो क्या है, आपका जो आंसर आएगा तीनों को, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस है सबको जोड़ दो, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, जैसे कि चूंकि हम जानते हैं यहाँ पे 1 में लिखा हुआ है, तो जो भी तुम है ना कह रहे, जैसे मैं अभी आपका है ना कह रहे एक लेक्चर पूरा अलग लूँगा जिसमें न्यूमेरिकल्स बताऊँगा इसके, तो जो भी 3 रेजिस्टेंस होंगे जैसे 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, जो भी लिखा होगा, तो 1/2, 1/4, 1/6 ऐसे लिखना पड़ेगा, तीनों में एलसीएम लेना पड़ेगा। फिर जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जैसे मान के चलो आंसर आया 1/24, तो यहाँ पे 1/R लिखा और उधर आंसर है 1/24, जैसे एग्जांपल 1/R है ये, और उधर आया आपका सब कुछ कैलकुलेट कर आके 1/24, तो फिर आपका रिजल्ट जो है उस वो तब आएगा जब आप इसको वापस क्या करोगे, इन्वर्स करोगे, उल्टा करोगे वापस। तो 1/R हो जाएगा, ऊपर कर ले जाएंगे तो R, और उसी तरीके से 1/, और ऑब्वियस है, आप प्रैक्टिकली सोचो, मैं यहाँ से एक ये अपनी वुड है या फिर कोई भी लोहे की चीज़ है, और वो हमने किसी एक चीज़ में ऐसे फिक्स कर रखी है, उधर साइड भी हमने फिक्स कर रखी है। तो अब अगर मैं एक चीज़ को ऐसे रोटेट करूँगा तो ऑब्वियस है दूसरी भी होगी ना, अगर एक को रोटेट करने जाऊंगा तो वो दोनों ही होगी ऐसे रोटेट, क्यों, क्योंकि ये है ना कि ये जो चीज़ है ये दोनों में फिक्स हो चुकी है। उसी तरीके से इक्वल टू जो है इसने दोनों को फिक्स कर दिया है कि 1 जो है 1 के रेस्पेक्ट में इक्वल है और R जो है इस 24 के रेस्पेक्ट में इक्वल है। तो इसलिए 1/R जब उल्टा करेंगे, इसको इन्वर्स उल्टा करेंगे ऐसे इस तरीके से, तो ये इक्वल टू के सामने वाली चीज़ भी उल्टी हो जाएगी। तो 1/R बना R, तो 1/24 भी बन जाएगा 24 ओम। तो ये आपका आंसर आएगा। तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये याद रखना, यहाँ पे बस ये स्टेप एक्स्ट्रा है कि आपका जो रिजल्ट आता है यही पैंड मत कर देना, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसा गलती करते हैं, यहाँ तक लाके अपने एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं, जबकि उन्हें फाइनल जो है रिजल्ट और निकालना होता है, उसको बस है ना एक स्टेप रह जाता है, वो क्या 1/R को उल्टा करना होता है ताकि R हो, और उसके सामने वाली वैल्यू को भी उल्टा करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखते हैं आगे क्या है। तो इन्होंने भी यही बताया, ये देखो इन्होंने बस 2 रेजिस्टेंस लेके काम किया है, वही R1 वैना V1 V2 दोनों पे ड्रॉप डाला है, करंट I मानी है, दोनों के अंदर देखो सेम करंट बोली है, और टोटल रेजिस्टेंस को R बोला और टोटल वोल्टेज V बोला है, तो इनडायरेक्टली वही बोला है V = V1 + V2, ठीक है। तो सारी चीज़ें वही है जो मैंने आपको अभी बताई, मैंने थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में बताई। तो ये सारा यहाँ का रिजल्ट था। अब क्या करना है, पैरेलल का भी मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। ये जो इतनी डिटेल में कर रहे हैं ये मैं आपको बड़े इजीली बता चुका हूँ। एक्चुअली इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 रेजिस्टेंस और 3 रेजिस्टेंस सबके लिए किया है ये फॉर्मेट। तो ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है हमें, ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है कि अगर 2 रेजिस्टेंस हो या कितने भी हो, एक ऑब्जर्व करने पे एक चीज़ क्लियर हुई, इन्होंने जब 2 रेजिस्टेंस का सॉल्व करके एक निकाला तब भी R = R1 + R2 आया, और 3 का निकाला तो R = R1 + R2 + R3 आया। तो इससे पता चलता है कि जितने भी R लगे हुए होंगे सीरीज़ में, जितने भी R लगे होंगे सबके सब ऐसे सीधे सीधे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया, इसलिए इन्होंने ये 2 बार निकाला, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस का अलग निकाला और 2 का अलग निकाला। इसी तरीके से पैरेलल में किया इन्होंने। न्यूमेरिकल्स मैं पहले ही बोल रहा हूँ, तो अभी मत सोचना कि सर न्यूमेरिकल्स नहीं करवा रहे हैं, मैं न्यूमेरिकल्स आपको एक साथ करवाऊँगा बाद में। अब डायरेक्ट आते हैं अपन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, सीरीज़ और पैरेलल। अब क्या होता है हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इसका मीनिंग क्या है कि हमारे घर में, हमारे हाउस, हमारे बिल्डिंग, हमारे सोसाइटी में किस टाइप का कनेक्शन होता है, सीरीज़ होता है या पैरेलल होता है। तो व्हेन डिज़ाइनिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो आपको मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि जब भी आप एक सप्लाई, आप जब भी किसी है ना कह रहे, आप खुद प्रैक्टिकली सोचो कि आपका है ना बाहर जैसे एनर्जी मीटर लगा होता है, तो आप बाहर से जो सप्लाई आती है, मेन सप्लाई जो आपको मिलती है, ये रही वो मेन सप्लाई, 240 वोल्ट 220 वोल्ट लिखा होता है कई बार, तो वो जो आपको मिलती है उसमें अगर आप ऐसे सीरीज़ में सारे लगाओगे, प्रैक्टिकली सोचना, अगर आप ऐसे सीरीज़ में लगाओगे तो नोट करना, आप अगर अपने घर में जितने भी डिवाइस, आज ही जाके आप अपने घर में लगभग सारे डिवाइसेस देखो, मिक्सर ग्राइंडर देखो,
आपका जो है ना एसी लगा है उसको देखो, फ्रिज को देखो, आपकी बल्ब जो है उनको उतार के देखो, ट्यूबलाइट्स को देखो, फ़ैन के है ना कह रहे ऊपर जो रेटिंग लिखी हुई है, और है ना कह रहे जो टीवी वगैरह है जितने भी है, वॉशिंग मशीन वगैरह, सबकी रेटिंग्स देखो। रेटिंग मतलब क्या होता है, कितना वो पावर ले रहा है, कितना वोल्टेज है वगैरह, वो सब लिखा होता है। एक है ना एक प्लेट ऐसे ऊपर लगी होती है, नंबर प्लेट वगैरह जैसे समथिंग, जो उसके स्ट्रिप के ऊपर लिखा होता है सब। तो आप सर देखोगे कि सब में वोल्टेज फिक्स रखा जाता है, सबको पावर, सबको है ना वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस सेम चाहिए। कितना चाहिए, वही 230 वोल्ट, 220 वोल्ट, 240 वोल्ट या 215 वोल्ट, ऐसा ही कुछ ना कुछ इनमें से ही कोई एक नंबर लिखा होगा, देखना इस तरीके से। लेकिन जो करंट होती है ना वो सब में डिफरेंट होती है, सब में डिफरेंट होती है। किसी में हो सकता है आपको 1 एम्पियर दिख जाए, किसी में आपको है ना ओनली 0.2 एम्पियर दिखे, किसी में 0.05 एम्पियर दिखे, किसी में 5 मिली एम्पियर दिखे। तो एम्पियर्स करंट में इतना डिफरेंस आता है और वोल्टेज सेम रहता है। तो यहीं पे आधा कॉन्सेप्ट तो यहीं क्लियर हो जाता है कि इसका मतलब वो पक्का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। हमारे घरों में जो पूरा सर्किट बनाया जाता है, पूरा सर्किट यूज़ किया जाता है, वो पक्का पैरेलल है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है, जब सबको वोल्टेज सेम चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस सेम चाहिए, लेकिन करंट डिफरेंट चाहिए, तो इसका मतलब पैरेलल में ये पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि पैरेलल में वोल्टेज हर किसी के ऊपर सेम रहता है, ठीक है, लेकिन करंट जो है सब में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। तो इसलिए क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिक बल्ब्स फॉर डेकोरेशन आर यूजुअली कनेक्टेड इन सीरीज। इस लेकिन वो कहते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि सब, हाँ हमारे डोमेस्टिक चीज़ों में हम पैरेलल हर जगह कनेक्शन यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ हम सीरीज़ यूज़ करते हैं। वो कौन सी है? जैसे आप घर के अंदर आप कभी भी है ना, जैसे शादी वगैरह जो होती है, या फिर है ना क्या दिवाली वगैरह है, फंक्शन होते हैं कुछ भी, तो वहाँ पे अपन लाइट्स लगाते हैं डेकोरेशन की। तो वहाँ पे आपने देखा होगा एक ही सीरीज़ में है ना बहुत सारी लाइट्स छोटी छोटी लगी हुई होती है, वो सीरीज़ कनेक्शन होता है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वो जितनी भी छोटी छोटी लाइट्स होती है वो कम वोल्ट की होती है। मैंने एक प्रैक्टिकल किया है, आपने भी अगर नहीं किया हो तो आप कर सकते हो कि आपके घर पे अगर कोई पुरानी लाइट्स है ऐसी, तो आप उसका अगर एक बल्ब तोड़ के या ना कह रहे उस 2 सेल लो, या एक सेल 1.5 वोल्ट का आप लेते हो और उसके अंदर ना दोनों तरफ टर्मिनल पे उसके टर्मिनल लगाते हो उस बल्ब, छोटे से बल्ब के, तो देखना वो हल्की सी ग्लो करेगी। और अगर आप यही 1.5 के 2 ले लो, या फिर है ना कह रहे वो 2 वोल्ट का कोई बड़ा बैटरी जैसा सेल ले लो, बड़ा सेल, और फिर लगाओ, तो वो थोड़ा और ब्राइट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ नोट करने वाली है कि वो लग रहा है, केवल एक छोटे से सेल से वो लग रहा है, वो है ना कह रहे ब्राइट मतलब इल्यूमिनेट हो रहा है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि वो जो एक बल्ब है उसको वोल्टेज इतना ही चाहिए, 1.5 2 3 इतना ही वोल्ट चाहिए उसको लगने के लिए। तो उसी रेटिंग के है ना छोटे छोटे बल्ब को जब सीरीज़ में लगा दिया जाता है, तो प्रैक्टिकली सोचो, हम जानते हैं सीरीज़ में वोल्टेज डिफरेंट होता है और करंट सेम होती है, और हमें ना अगर सेम कैटेगरी के अगर बहुत सारे बल्ब ऐसे सीरीज़ में लगा दें तो सबको करंट तो सेम ही मिलेगी, क्योंकि सीरीज़ है ना, सेम ही कैटेगरी के बल्ब हम लगा रहे हैं सीरीज़ में, तो उसमें करंट तो सेम ही मिलेगी सबको, तो वो भी काम हो गया। और दूसरा, सब पे ड्रॉप भी इक्वल डाल दें। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, 220 वोल्ट है, तो प्रैक्टिकली सोचो। अब देखो मैं तुम्हारे सामने एक प्रैक्टिकल थ्योरी करके बताता हूँ, मैं मतलब है ना, सॉरी प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों वर्ड एक साथ बोल दिया मैंने। मैं तुम्हारे सामने एक कहना के तरीका बताता हूँ तुम्हें। जैसे ऐसे बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं सीरीज़ के अंदर, एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरीके से। और ये मैंने टर्मिनल यहाँ लाया, यहाँ पे सप्लाई दे रखी है मैंने, ठीक है, यहाँ सप्लाई दे रखी है 220 वोल्ट की, ये दे दी, ठीक है। अब मेरे को पता करना है कि ये कितने हैं, यहाँ पे कितने सीरीज़ में लगाए होंगे इन्होंने बल्ब। लेकिन मेरे को ये पता है कि एक जो है वो 2 वोल्ट का क्या लेता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपने ऊपर ड्रॉप करता है। तो प्रैक्टिकली सोचो, अगर टोटल वोल्टेज हमें 220 वोल्ट मिल रहा है, 220 वोल्ट मिल रहा है, और एक जना 2 वोल्ट को ड्रॉप करता है, तो कितने हमें बल्ब चाहिएंगे, सॉरी वी नहीं आएगा, 110 बल्ब सीरीज़ में लगा दो, ठीक है। तो ये पूरा सर्किट तैयार हो जाएगा, 220 वोल्ट आसानी से उन पे जाएगा और वो क्या करेगा, वो ग्लो करेंगे सारे के सारे, ठीक है। तो यही चीज़ है यहाँ पे, ये डेकोरेशन में काम आता है। लेकिन नॉर्मल जो मैं डोमेस्टिक बात कर रहा हूँ, हमारे जितने भी अप्लायंसेस घर में यूज़ होते हैं वो सारे किस में यूज़ होते हैं, पैरेलल में। क्या होता है, द पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ बेटर फॉर कनेक्टिंग बल्ब्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन अ हाउस बिकॉज दैन वी कैन हैव सेपरेट स्विचेस फॉर ईच बल्ब। और एक और ख़ास बात है इसकी, एक और एडवांटेज बताता हूँ इसका और इसका डिसएडवांटेज, कि अगर हम कनेक्शन सारे जो अप्लायंसेज है अगर वो सीरीज़ में होते हैं, ठीक है, तो एक तो मैंने जो बताया कि वोल्टेज है ना सबको सेम चाहिए होता है, जो यहाँ मिलेगा नहीं,
ठीक है। 220 वोल्ट ही सबको चाहिए होता है, आज के है ना जितने भी डिवाइसेस होते हैं बड़े बड़े, उनको सबको 220 240 वोल्ट तो चाहिए ही होता है, और पैरेलल में ही वो मिल सकता है, तो वो सीरीज़ में नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट, सबकी करंट रेटिंग अलग होती है, तो वो सीरीज़ में करंट का है ना कह रहे जो है सेम ही है ना फ्लो करती है, जबकि सबको अलग अलग चाहिए, तो यहाँ प्रॉब्लम आएगी। जबकि यहाँ पे क्या होता है कि हर एक जो है अपने हिसाब से जितना उसको करंट चाहिए वो उतना आगे से खींच लेता है अपने अंदर अपनी ब्रांच में, ठीक है। तो ये पैरेलल में अलग अलग करंट अंदर चली जाती है सब में, जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसको। और फिर तीसरा पॉइंट आता है जो अभी इन्होंने बताया, क्या चीज़, कि पैरेलल सीरीज़ के अंदर एक प्रॉब्लम और है कि अगर है ना कह रहे हम एक भी बीच, अगर हमने एक स्विच लगा रखा है और अगर हम स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो उससे ये सारे बल्ब जो है एक साथ बंद और एक साथ है ना कह रहे ऑन होंगे, एक साथ ऑफ होंगे, एक साथ ऑन होंगे। और एक और ड्रॉबैक है इसका कि अगर एक भी है ना बल्ब ख़राब हो गया और उसके अंदर का सर्किट जो है वो टूट गया, मतलब कनेक्शन जो वायर है इसके अंदर की, बल्ब के अंदर की, वो अगर सेपरेट हो गई है, तो ये सारे बल्ब लगना बंद हो जाएंगे, क्योंकि सर्किट ओपन हो गया। जबकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हर एक का स्विच अलग होता है। अगर ये वाला स्विच भी ख़राब हो जाए या बल्ब भी ख़राब हो जाए, तो भी ये एक ब्रांच ही तो हटेगी, बाकी तो सब लगते रहेंगे। समझ रहे हो? तो ये सारे पॉइंट्स हैं। तो ये देखो इन्होंने बताए भी हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज का सर्किट्स फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। इन सीरीज सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग, ठीक है, नहीं दिख रहा हो तो क्या लिखा है कि इन सीरीज सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, देन ऑल द अदर अप्लायंसेस आल्सो स्टॉप वर्किंग, क्योंकि सर्किट टूट जाता है। दूसरा, इन सीरीज सर्किट ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी टर्न ऑन और ऑफ सेपरेटली। अभी मैंने बताया कि सबको एक साथ ही ऑन और ऑफ करना पड़ेगा, तो ये समहाउ दोनों है तो पॉइंट सेम ही, वहाँ सर्किट टूटने से हो रहा है और यहाँ पे स्विच ऑन करने से हो रहा है। तीसरा, इन सीरीज सर्किट द अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज। ये भी मैंने बताया अभी कि सीरीज़ के अंदर वोल्टेज अब ड्रॉप जो होता है वो सब में अलग अलग होता है, ठीक है। तो एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन। अब 220 वोल्ट यहाँ पे देखो, अब इस सर्किट में क्या था, यहाँ पे अब मान के चलो मैंने है ना कह रहे ये मिक्सर ग्राइंडर है, ये है ना कह रहे हमारा वो मोटर है, ये हमारा फ्रिज है, ये टीवी है, तो इन सबको वोल्टेज तो 220 चाहिए, 240 चाहिए, तो क्या सबको 240 मिलेगा? नहीं, क्योंकि सीरीज़ में तो हमेशा सब पे अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होता है, और यही वाला वोल्टेज ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूट होता है। मेन चीज़ ये है कि डिस्ट्रीब्यूट होता है, यही पूरा नहीं जाता है इनके ऊपर, डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब इक्वली हो सकता है या अलग अलग है ना कह रहे लोड लगे हुए तो अलग अलग से होगा, लेकिन 220 पूरा सबको नहीं मिलेगा, किसी को 2 मिलेगा, किसी को 10 मिलेगा, किसी को 15 मिलेगा, किसी को 50 मिलेगा। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, सबको 220 वोल्ट मिलता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। फिर इन सीरीज सर्किट connection of electrical appliances, the overall resistance of the circuit increases too much due to which the current from the power supply is low। प्रैक्टिकली सोचो, सीरीज़ के अंदर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो शायद मैंने नहीं शेयर की हो लेकिन अब कर लेता हूँ, कि सीरीज़ के अंदर जैसे कि बोल रहे हैं कि सब में सबका अपना अपना, मैं जैसे अभी स्टार्टिंग में ही बोला था, रेजिस्टेंस सबका अलग होता है, और रेजिस्टेंस हर चीज़ में होता है। ऐसे कोई भी डिवाइस नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस नहीं होता, क्योंकि आइडियल कुछ भी नहीं होता। ऑब्वियस है, हिंड्रेंस तो हर कोई प्रोवाइड करता ही है, बस कुछ कंडक्टर जो होते हैं वो बहुत वेरी लो हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं, और जो इंसुलेटर होते हैं बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं, इसलिए उसमें करंट ना के बराबर होती है इंसुलेटर्स में, और कंडक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा ईजिली है ना क्या फ्लो कर पाती है। तो सीरीज़ के अंदर क्या होगा, सबके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और हमें पता है कि अपने अभी पढ़ा था जस्ट कि सीरीज़ में कने है ना रेजिस्टेंस सारे जुड़ जाते हैं डायरेक्टली। तो प्रैक्टिकली सोचो, एक 2 एम है ना ओम है, एक 3 ओम है, एक 5 ओम है, अगर तीनों को मैं डायरेक्ट जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, 10 ओम। और यही अगर मैं पैरेलल में लगे हुए 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम, तो रिजल्ट क्या आएगा, तो फिर 2 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो नोट करो, इसके अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस आया वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट जुड़ रहे हैं सबके सब, और इसके अंदर एलसीएम लेने के बाद वो सिंप्लीफाई करने के बाद उस तरीके से जुड़ते हैं पैरेलल में, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ओवरऑल कम रहता है। और ऑब्वियस है रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा रहेगा सर्किट में, तो इसका करंट पे बहुत फ़र्क पड़ना है, क्योंकि करंट जो है वो रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर सीरीज़ कनेक्शन रहा तो वहाँ पे ओवरऑल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, तो इस कारण से करंट जो है वो बहुत कम जाएगी, और बहुत कम जाएगी तो पावर कंजप्शन ज़्यादा होगा, और वह हीट बढ़ेगी, और ऊपर से अप्लाइंसेस सारे के सारे चलेंगे भी नहीं ढंग से। अब बात करते हैं कि पैरेलल कनेक्ट सर्किट जो है उसका एडवांटेज क्या है। एक तो
वही उसी के अपोजिट चीज़ें यहाँ लिख देनी है कि हम किसी भी कोई भी है ना किसी डिफेक्ट के कारण अगर एक भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सॉरी अब हम एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट्स इन डोमेस्टिक वायरिंग पढ़ते हैं कि जिसमें इन पैरेलल सर्किट्स इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल द अदर अप्लायंसेस कीप वर्किंग नॉर्मली। अगर एक भी बंद हो जाता है, ये रहा सर्किट आपके सामने, अगर ये बंद हो जाता है या ये वाला भी बंद हो जाता है तो बाकी सब लगते रहेंगे क्योंकि कनेक्शन क्लोज है अभी भी। ठीक है, ये चीज़ होती है। फिर दूसरा, इन पैरेलल सर्किट्स ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज़ इट्स ओन स्विच। इनका खुद का स्विच होते हैं हर किसी में, अपने घर में ही देख लो, हर रूम में एक पर्टिकुलर हर ना कह रहे हो अप्लायंस का अपना खुद का स्विच होता है। वरना अभी सोचो सब सीरीज़ में लगे होते तो बाहर मेन स्विच होता, उसी को बंद और ऑन करते तब सारे लगते, और लगते तो सभी लगते। फिर इन पैरेलल सर्किट्स ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस गेट्स द सेम वोल्टेज। पैरेलल में सबको सेम वोल्ट मिलता है एज दैट ऑफ द पावर का सप्लाई लाइन। फिर इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द हाउस होल्ड सर्किट रिड्यूस्ड। पैरेलल के कारण बहुत है ना कह रहे ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण करंट जो है वो सप्लाई है ना कह रहे सप्लाई पावर सप्लाई से हाई आती है, जो इजीली अप्लायंसेस पे वर्क कर पाती है। ठीक है, ये चीज़ थी इलेक्ट्रिक पावर। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या चीज़ है कि पर यूनिट टाइम में आपने कितना काम किया है, आपने कितना वर्क किया है पर यूनिट टाइम में। अब इस पावर के फॉर्मूले को देख के आप इसको वो है ना पोटेंशियल डिफरेंस से कंपेयर मत करना, ये और वो अलग चीज़ है। वहाँ पे भी वर्क डन आया था, यहाँ पे भी वर्क डन आया था, इसका मतलब ये नहीं दोनों सेम है। वहाँ क्या था कि एक चार्ज को हम मूव करवा रहे हैं तो उसमें कितना वर्क हो रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। लेकिन यह है कि ये एक्चुअल पावर की बात कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक में बोलो या किसी भी वे में बोलो, पावर का असली मीनिंग यही होता है क्या कि पर यूनिट टाइम में हमने कितना काम किया। तो पर यूनिट टाइम में हम जितना काम कर रहे हैं वो हमारी पावर को बता रहा है। ठीक है, तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड अप एंड वी से दैट द करंट इज डूइंग वर्क। ऑब्वियस है, हर डिवाइस के अंदर जब वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा होता है और उसको खुद को ऑपरेट कर रहा होता है तो वो एक तरह की एनर्जी कंज्यूम करता है। तो इनडायरेक्टली वो एनर्जी कंज्यूम करवाने में वर्क कौन करता है? करंट। वी नो दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, सो इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसलिए पावर को पी से डिनोट करते हैं। स्मॉल पी को ज़्यादातर है ना मोमेंटम बोला जाता था साइंस में, इसलिए पी इस कैपिटल पी यूज़ किया जाता है पावर को। और डब्ल्यू वर्क डन हो गया और नीचे टी। और यूनिट क्या होती है तो मैं आपको बता दूं, इसकी यूनिट होती है वाट, WATT वाट। ठीक है, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज़ वाट। तो ज़रा हमने जो उस दिन टेबल बनाई थी, तो अब ज़रा हम इसके अंदर इस वैल्यू को पुट करते हैं हमारी टेबल में। तो 5th पॉइंट बनता है इलेक्ट्रिक पावर। ओके, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। फार्मूला होता है P = W/T। ठीक है, और यूनिट होती है हमारी वाट। ठीक है, जिसको हम W से डिनोट करते हैं। ओके, और इसकी एक और यूनिट बनती है, जैसे कि वो फार्मूले को देख के पता चल रहा है, क्या है वो कि 1 वाट इज़ इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। तो इनडायरेक्टली क्या बनी, जूल पर सेकेंड, ऐसे लिखो। ठीक है, या फिर जूल सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारे 5 मेन टर्म्स कंप्लीट यहाँ पे होते हैं। वैसे यहाँ पे आप 6th और 7th डाल सकते हो, सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन को भी डाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो जूल्स पर सेकेंड भी पावर की क्या होती है, यूनिट होती है। अब जैसे कि तो ये पावर जो कॉन्सेप्ट आया, इसी से फिर हमने बाद में क्या जानने की कोशिश करी, इसी से हमें बाद में धीरे धीरे पता लगने लगा कि हमारे घर में जो बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पावर, ये आपने अब है ना कह रहे आपको धीरे धीरे कुछ याद आ रहे होंगे पॉइंट
कि आपने है ना कभी अनजाने में ही कभी आपने कोई डिवाइस हाथ में लिया हो, कोई चार्जर या फिर कोई है ना कह रहे लैपटॉप वगैरह कुछ भी लेते हो और अपन बाहर जाते हैं तो कई बार आप देख, याद है आपके है ना पापा वगैरह या आप भी कभी गए हो बल्ब लेने, तो आपने बोला होगा कि मेरे को है ना कह रहे 10 वॉट का चाहिए, 20 वॉट का चाहिए, 60 वॉट का बल्ब चाहिए। ठीक है, तो ये है वो पावर का, ये पावर। इसका मीनिंग क्या होता है, 60 वॉट का मीनिंग क्या हुआ कि पर यूनिट सेकंड में कितना एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है, 60 जूल। ये हो गई उसकी पर यूनिट टाइम में। ठीक है, तो ये होता है। और नॉर्मली आपके घरों में जो डिवाइस होते हैं या फिर बाहर जो मैं बात करूँगा वो या तो वॉट में होते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े डिवाइस है वो नॉर्मली किस में होता है, किलो वॉट में। तो किलो, वैसे तो किलो से वाकिफ़ हो सभी जानते हैं, वो 1000 वॉट के बराबर होता है 1 किलो वाट, जिसको KW से डिनोट करते हैं। लेकिन जो आपकी एनर्जी है, आगे हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में, एनर्जी भी एक पॉइंट आएगा। तो वो जो एनर्जी है, जो बिजली के बिल में देखो, इलेक्ट्रिसिटी बिल में देखो, तो एक्चुअली उसमें यूनिट बताई जाती है। आपके एनर्जी मीटर में भी यूनिट्स आती है। अब वो यूनिट्स क्या होती है वो अपन अब आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम पावर को कैलकुलेट करने का तरीका देखते हैं। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि P = W/T होता है। ठीक है, और जैसे कि हम जानते हैं W क्या है, W है वर्क डन। ठीक है, वर्क डन है। तो याद करो अपन ने वर्क डन का फॉर्मूले जो है वो स्टडी किए थे। देखो फॉर्मूला क्या बता रहा है यहाँ पे, P = W/T। ये तो फॉर्मूला हमने अभी जस्ट पढ़ा है, लेकिन इससे पहले हम एक फार्मूला और पढ़ चुके हैं कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है वोल्ट अपॉन चार्ज, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। अब नोट करो वो भी वर्क डन है, ये भी वर्क डन है। तो क्यों ना मैं यहाँ से एक फॉर्मेट बनाऊँ, एक फार्मूला तैयार करूँ, क्या कि Q को मैं क्या लिख सकता हूँ। तो आपको पता है Q इक्वल टू होता है Q/T इक्वल टू होता है I। तो Q का फॉर्मूला बना I × T। ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये कनेक्शन कर रहा हूँ एक के बाद, मैं क्या कर रहा हूँ एक के बाद एक कनेक्शन कर रहा हूँ। ये लेटेस्ट फार्मूला जो हम अभी पढ़ रहे हैं और ये दो फार्मूले जो हम पढ़ चुके हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, तो V = W/Q। और चार्ज और करंट का रिलेशन क्या होता है, Q/T = I। तो I है ना, Q की वैल्यू बन गई I × T। अब इसी Q की वैल्यू को यहाँ पे डाल दूँ तो V = हो जाएगा W/I × T। तो W इनडायरेक्टली क्या निकल के आया, V × I × T, ये बना। और यही W की वैल्यू जो है कहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पे इस फॉर्मूले में। तो जब पुट करेंगे तो क्या बनेगा, तो P = V × I × T, और नीचे ऑलरेडी क्या था वहाँ पे, T। ठीक है, ये चीज़ की, तो T से T कैंसिल हुआ, तो पावर का एक नया फार्मूला बन के आया V × I। वापस देख लो क्या किया मैंने, P = W/T, ये अभी लेटेस्ट में पढ़ा कि पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। और Q/T = I, मतलब चार्ज अपॉन टाइम इक्वल टू करंट। तो करंट हमने चार्ज का फॉर्मूला बनाया, चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, ये T उधर चला गया। ठीक है, और इसी चार्ज को जब हमने यहाँ पुट किया तो क्या बना, V = W/I × T। और ये I × T अगर वहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, ये पूरा का पूरा उधर, तो W की वैल्यू बनी V × I × T। और यही W की वैल्यू जब मैंने ऊपर उस फॉर्मूले में यहाँ पे रखी, ये रही, तो V × I × T मैंने यहाँ पे रखा ऊपर, और नीचे ऑलरेडी T था, तो T से T कैंसिल, तो P क्या आया, V × I। ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हर जगह यूज़ होगा आपके आगे। ठीक है, याद रखना। अब इसमें आप अपने हिसाब से फार्मूले को और कन्वर्ट भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि हम अब तरीके में और बताता हूँ आपको। एक फार्मूला बन गया V × I पावर का, एक आप ऐसे भी कर सकते हो कि V × I होता है पावर का फार्मूला। ठीक है, तो अगर मैं I की है ना V की जगह लिखता हूँ, V की जगह लिखता हूँ I × R, V की जगह लिखता हूँ I × R। ये ओम्स लॉ ही तो कहता है V = क्या होता है IR, तो V = लिखता हूँ I × R। तो इनडायरेक्टली पावर का एक और फार्मूला बन के आएगा I² R। ठीक है, इसी तरीके से अब समझ गए होंगे मैं अब अगला वाला क्या करने वाला हूँ। इसी तरीके से अगर मैं करंट में वैल्यू डालता हूँ V/R, ओम्स लॉ के हिसाब से V = IR होता
है ना। तो अगर मैं आई की वैल्यू डालता हूँ, ये आर नीचे ले जाता हूँ, वी अपॉन आर आएगा, तो फॉर्मूला क्या बना फिर, तो पावर बन जाएगी वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये 4 फॉर्मूले तुम्हारे सामने पावर क्या है, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। ये बड़ा रेयर है, जब आपको एनर्जी दे रखी हो और टाइम दे रखा हो तब निकालना होता है पावर। जब आपको वोल्टेज और करंट दिया हो तो, अगर आपको वोल्ट है ना करंट और रेजिस्टेंस दिया हो तो, और अगर आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हो तो। वैसे प्रैक्टिकल है, तीनों में से कोई भी कहीं पे भी यूज़ किया जा सकता है, ये तीनों तो कॉमन है। इसमें ऐसा कोई ज़रूर नहीं है कि आपको वोल्टेज और करंट दिया हो तो आप है ना कि ये यूज़ नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली सोचो कि वोल्टेज और करंट दिया हो तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। कैसे कि भाई करंट तो आपको दिया है तो वो तो डाल दो, और V अपॉन आई क्या होता है, आर होता है, तो उससे आर आ जाएगा तो पुट कर दो। लेकिन जब हमारे पास दोनों है और उसका भी फॉर्मूला पावर से कनेक्टेड है तो फिर क्यों हम इन अलग अलग यूज़ करें। तो इसलिए आपकी मर्जी है, जो भी आप निकालना चाहो कर सकते हैं। तो ये टोटल 4 फार्मूले पावर के होते हैं, ठीक है, वही इन्होंने यहाँ पे बताए हैं। तो इसलिए इनडायरेक्टली देखें तो पावर की एक और यूनिट निकल के आती है जो हमें लिख देनी चाहिए, और वो क्या है, वो होती है वोल्ट एम्पियर। वो क्या होती है, वोल्ट एम्पियर, ठीक है। तो हमने कुल मिला के 3 यूनिट पढ़ ली है इसकी। तो अब तुम्हारे एमसीक्यू में ऐसा पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इज नॉट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो ऑब्वियस है, एक वॉट दे देंगे, एक जो है ना कह रहे जूल्स पर सेकंड दे देंगे, एक VA दे देंगे मतलब वोल्ट एम्पियर दे देंगे, और तीसरी दे देंगे जूल्स इनटू सेकंड, या फिर है ना कह रहे V/A दे देंगे, है ना। तो ऑब्वियस है जो भी वो है ना रॉन्ग वाला कौन सा होगा, ऑब्वियस है फोर्थ वाला दिख रहा है अपन को, तो वो अपन टिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, कुछ रेटिंग्स तो इन्होंने भी दे दी है, ये मैं आपके सामने पोस्ट कर दूंगा, उसमें डाल दूंगा मैं। तो पावर नॉर्मली आप देखना आपके घरों में जो अप्लायंसेज होते हैं उसमें करंट की रेटिंग दे ना दे, लेकिन पावर और वोल्टेज रेटिंग जरूर दी जाती है, ठीक है। बहुत सौ में करंट की रेटिंग भी देंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें लगभग है ना कह रहे पावर और वोल्टेज की तो पक्का होती है, इनके कॉम्बिनेशन में ही रेटिंग लिखी होती है कि 40 वॉट 220 वोल्ट, 60 वॉट 220 वोल्ट, ऐसे लिखा ही होता है। तो नोट करो, जितने भी अप्लायंसेज हमारे घर में यूज़ होते हैं सबके देखो पावर अलग है, करंट अलग है, लेकिन देखो ठीक है। और यहाँ पे देखो करंट ड्रॉन कितनी 13.6 एम्पियर। तो अब ये सीरीज तभी तो इसलिए इनको सबको पैरेलल में लगाया जाता है। हमारा सर्किट डोमेस्टिक घर में क्या होता है, पैरेलल होता है, क्यों, क्योंकि देखो सब अलग अलग करंट ड्रॉन कर रहे हैं, 13 तक भी जाती है करंट, इतनी हाई होती है। ये रहे सारे 15 वॉट 40 वॉट 60 वॉट 100 वॉट और मैनी मोर, ठीक है। अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ थी साइंस में ना कह रहे, ऐसा देखा गया है कि अभी शायद 10,000 वॉट का बल्ब ही जो है वो इन्वेंट किया है, और उसको देखा जब ग्लो करवाया तो कंप्लीट एक सोसाइटी में, पूरे एक सोसाइटी में वहाँ पे क्या होगी, रोशनी होगी। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब हम एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। एन इम्पॉर्टेंट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर, यहीं से एनर्जी का फार्मूला बन के आता है, उसी फार्मूले से जहाँ से पावर का फार्मूला है। तो फार्मूला क्या कहता है, इलेक्ट्रिक पावर मतलब P इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। और प्रैक्टिकली सोचो, वो वर्क डन अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट कर रहा है तो वो इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुई। कोई भी अगर इलेक्ट्रिक है ना करंट किसी सर्किट में, ऑब्वियस है करंट ही मेन चीज़ है जो वर्क कर रही है, सब जगह भटक रही है, घूम रही है, फ्लो हो रही है, तो वही वर्क कर रही है सब जगह। तो वो जो वर्क कर रही है तो वो क्या होगी, इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रही है, वही है एनर्जी कंज्यूम करने वाली हुई। तो इसलिए हम इस है ना वर्क डन को रिप्लेस कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के नाम से। तो पावर इक्वल टू हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, और अगर यही टाइम वहाँ मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, पावर इंटू टाइम, मतलब E इक्वल टू P इंटू टी। और जैसे कि सभी जानते हैं कि है ना कह रहे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसकी यूनिट होती है, एनर्जी है तो उसकी यूनिट क्या होती है, एक तो जूल्स
और दूसरी क्या होती है, तो जैसे कि यहाँ पे पावर की होती है वॉट और टाइम की होती है सेकेंड, तो इसलिए एक यूनिट बन जाती है वॉट सेकेंड। लेकिन हमारे घरों में हम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करते हैं और हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसके अंदर जो यूनिट्स होती है, कॉमर्शियल जो यूनिट होती है, जो अपन वहाँ लिखा होता है कि अभी है ना 200 यूनिट्स पूरे मंथ में यूज़ हुई या 200 यूनिट्स पूरे मंथ में यूज़ हुई, तो उसके अकॉर्डिंग बिल आता है हमारे घर पे। तो उसमें टाइम को सेकंड्स में नहीं देख के आवर्स में देखा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारे यूनिट होती है, तो आपको मैं बता दूँ, the SI unit of commercial energy is joule, and we know that 1 joule is the amount of electrical energy consumed when an appliance of 1 watt power is used for 1 second. Actually, joule represents a very small quantity of energy, and therefore it is inconvenient to use where a large quantity of energy is involved. ऑब्वियस हमारे घर में, बड़े बड़े डोमेस्टिक सिटीज़ में और बड़े बड़े है ना कॉमर्शियल एरिया में बहुत ज़्यादा अमाउंट में है ना कह रहे वो एनर्जी कंज्यूम की जाती है, तो वॉट सेकंड लिखना बहुत ज़्यादा। फिर आप प्रैक्टिकली सोचो, अगर आपको कोई बोले कि 10,000 या 1,00,000 वॉट सेकंड की है ना यूनिट्स आई है, तो ये कितना अजीब लगेगा सुनने में एकदम कि इतनी ज़्यादा। इसलिए क्या किया जाता है, यूनिट जो है किलो वॉट आवर में देखा जाता है। एक तो सेकंड से टाइम को हटा के आवर में कर दिया जाता है और वॉट्स को हटा के किलो वॉट कर दिया जाता है, ताकि उसको लिखने में आसानी रहे, कैलकुलेशन में आसानी रहे। सो फॉर कॉमर्शियल पर्पजेज वी यूज़ अ बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज़ कॉल्ड किलो वॉट आवर। तो ये जो होती है, ये किलो वॉट आवर, ये कॉमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। अब 1 किलोवाट आवर इनडायरेक्टली क्या हो गया कि 1 किलोवाट पावर जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो भी 1 आवर में, वही हो गया मीनिंग। ठीक है, अब देखो एक कन्वर्जन है एक छोटा सा, वो आपके टेक्स्ट बुक में भी लास्ट में दे रखा होगा, सेकंड लास्ट टॉपिक में। ये छोटा सा कन्वर्जन है जो आपको पता होना चाहिए कि ये जो किलोवाट आवर है ये भी एक एनर्जी की ही यूनिट है। ठीक है, लेकिन इसमें और जो नॉर्मल जूल्स जो एनर्जी की यूनिट है, इन दोनों में एक रिलेशन बनता है। जैसे 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है 1000 सेंट है ना, 1000 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू है ना 100 सेंटीमीटर। तो ये रिलेशन बन रहा है, लेकिन है दोनों यूनिट्स इसकी लेंथ की है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे किलोवाट आवर भी एनर्जी की ही यूनिट है और जूल्स भी एनर्जी की यूनिट है, लेकिन दोनों ऐसे नहीं है कि आप है ना किलोवाट आवर को अचानक एकदम रिप्लेस करके, जैसे 2000 किलोवाट आवर लिखा है तो वहाँ पे 1000 जूल्स लिख सकते हो, नहीं। एक रिलेशन बनता है इनके बीच में, कुछ चेंजेस हैं। अब वो कैसे देखे जाते हैं चेंजेस, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना उस चीज़ को। क्या हो रहा है यहाँ पे 1 किलोवाट आवर। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, ज़रा देखो आप। किलो को मैं लिख देता हूँ 1000, फिर क्या है वाट आवर। ठीक है, या 1000 लिखा, वॉट जो है ये क्या है वॉट पावर है, और पावर जो है इसको मैं कैसे इसका यूनिट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ जूल पर सेकंड। ये हम जानते हैं, ये मैंने आपको टेबल में भी बता रखा है। ठीक है, टेबल में मैंने आपको बताया है वॉट किसके बराबर होता है, जूल पर सेकंड के इक्वल भी होती है यूनिट। तो वॉट की यूनिट को मैं चेंज करके जूल्स पर सेकंड भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और आवर्स जो है, अब इसका क्या करें, तो हमें पता है 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो इनडायरेक्टली 3600 सेकेंड आर को मैंने कन्वर्ट करके लिख दिया। ये क्या है आर है ना, इसको मैंने कन्वर्ट करके लिख दिया 3600 सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया और 3600 और 1000 मिल के दे देगा 36 और कितने 50 और पीछे क्या आएगा जूल। इसको चाहो तो पूरी स्पेलिंग लिख सकते हो। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 36। ठीक है, तो ये कितना हुआ 36 लाख जूल्स। और इसको अगर आप कन्वर्ट करते हो तो मेरे हिसाब से तुम्हें ये कन्वर्जन करना तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं पे भी अगर आपको 1 किलोवाट आवर दिख जाता है तो इनडायरेक्टली उसका मीनिंग क्या हुआ 3.6 × 10⁻⁶ जूल्स। यही कन्वर्जन इन्होंने यहाँ पे किया, ये रहा। ठीक है, तो ये था आपका। तो चलो अब एनर्जी की बात चल रही है, एनर्जी का भी लिख ही देते हैं।
ये चार्ट बहुत इजी रहता है, बना लेना चाहिए अपन को। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसे डिनोट करते हैं, ई से। फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू पावर इनटू टाइम। और भी इसके फॉर्मूले हैं, ठीक है। क्या है, तो जब पावर के, मैंने आपको बोला था कि पावर के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, v इंटू आई, ठीक है, या फिर v स्क्वायर बाय आर, या फिर आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो अगर ये p के 3 फॉर्मूले हैं और ये एक फोर्थ आई, तो अगर इन तीनों को अगर मैं इस p की जगह डालता हूँ तो इनडायरेक्टली देखें तो एनर्जी के भी पहना कम से कम 4 फॉर्मूले हो जाते हैं। एक तो ये हो ही गया, एक आप लिख सकते हो वी आई टी, एक आप लिख सकते हो वी स्क्वायर अपॉन आर और इधर साइड टी, एक आप लिख सकते हो वी ई इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो ऐसे खूब सारे बन सकते हैं। एनर्जी की ऑब्वियस है यूनिट क्या होती है, एक होती है किलोवाट आर और एक होती है जूल्स, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और फिर तो एक रिलेशन डाल देते हैं। क्या रिलेशन डालेंगे हम, कि 1 किलोवाट आर इज़ इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये रिलेशन होता है दोनों एनर्जी के बीच में, ठीक है। तो ये हमारी टेबल यहाँ पे कंप्लीट होती है। ओके, तो जैसे कि टाइम की शॉर्टेज को देखते हुए आज अपन इतना ही करते हैं। मैं इस बार ऐसे करता हूँ, मैं 2 और लेक्चर्स लूँगा। एक लेक्चर पूरा हम न्यूमेरिकल्स को देंगे और एक लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा मेरे को आगे 2 पॉइंट और क्लियर करने। एक तो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम जो की है उसको कैसे कैलकुलेट की जाती है, और दूसरी हम ना कह रहे यूज़ करेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, ये वैसे मैं नॉर्मली तो तुम्हारे साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ये अभी जो मैंने फॉर्मूले बताए वही इसी में अभी आएंगे, ये रहे, ठीक है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। लेकिन ये हीटिंग इफेक्ट किसको शो करता है, कि हमारे घर में जैसे है ना, हम इमर्शन रॉड है या फिर आपने है ना कह रही जितने भी हीटर यूज़ होता है, इन सब के अंदर हमारा रेजिस्टेंस जो है वो बड़ा काम करता है कंज्यूम करके एनर्जी को, तो वो हीट एनर्जी ना कह रहे जनरेट करता है। तो वही हम वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।